let's begin. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन नासर क्लासेस। आई होप एंड आई विश कि आप लोगों की जो पढ़ाई है, जिसमें आपका क्लास 10th का मैथ्स और साइंस, जो कि हमारे चैनल पे आपको रिपीटेड वीडियोस मिल रही होंगी, जो कि आपकी पढ़ाई में आपकी हेल्प कर रही होंगी। आई रियली वांट कि आप अच्छे से मन लगा करके अपना पूरे फोकस के साथ इन वीडियोस को देखो, अपने नोट्स बनाओ और मेक श्योर कि जब भी आप हमारे चैनल की कोई भी वीडियो देख रहे हो या फिर जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठो, तो मेक श्योर कि आपके हाथ में पेन और कॉपी होना चाहिए। ठीक है, चाहे एक वर्ड ही सही, बट कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप लोग पढ़ रहे हो ना, तो उसमें से कुछ ना कुछ चीज़ें नोट डाउन करो। अनटिल और अनलेस आप लोग नोट डाउन नहीं करोगे तो फ्यूचर के लिए आपको वो चीज़ें हो सकता है कि याद ना रह पाए। ठीक है, इट्स सिंपल लाइक दैट कि जैसे कि आप लोगों ने घरों में रोटियां बनते हुए देखी होंगी। ठीक है, लेट्स सपोज कि तवे के ऊपर आपने रोटी रखी हुई है, अगर आप उसको पलटोगे नहीं ना तो वो जल जाएगी। तो ऐसे ही अपने नॉलेज के साथ भी होता है। क्या है कि जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करोगे, ठीक है, रिवाइज कैसे करोगे, उससे पहले आपको कहीं पे लिखा होना चाहिए, तभी आप उसको रिवाइज करोगे। ठीक है, या फिर बार बार आप बुक्स को भी रीड कर सकते हो, बट वहां पे बुक में कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा पढ़ने के लिए। सो मेक श्योर कि जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठो तो आप पेन और कॉपी लेकर के बैठो। ठीक है, और उसका फिर रिवीजन करते रहो। तो अभी जो हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग क्लास 10th की मैथ्स और साइंस को पढ़ने वाले हैं, उसमें हम लोग अभी साइंस का जो आपका चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसका रिवीजन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर कौन सा है? हमारा चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें जो सबसे पहली चीज़ है आपको पढ़ने के लिए, वो है आपके पास इंडिकेटर्स। आपको सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एसिड क्या होता है। तो देखो, एक नॉर्मल सा जो फीचर है कि आपने इससे पहले जो एसिड्स के बारे में पढ़ा होगा, वो ये पढ़ा होगा कि ये सॉर इन टेस्ट होते हैं, मतलब ये खट्टे होते हैं। आ रही है बात समझ में? सॉर इन टेस्ट। और ऐसे ही जो आपके पास बेस होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं, मतलब बहुत कड़वे होते हैं। जो एसिड होते हैं वो खट्टे, और जो बेस होते हैं वो कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। कैसे? किसमें? टेस्ट में। बट आप हर एसिड या फिर हर बेस को टेस्ट तो नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? बहुत कोरोसिव नेचर के होते हैं। कोरोसिव का मतलब ये होता है कि अगर ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में होंगे तो ये किसी भी सब्सटेंस को, इवन मेटल्स को भी जलाने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इतने कोरोसिव नेचर के होते हैं, इस वजह से आप हर एसिड या फिर बेस को टेस्ट करके नहीं देख सकते। ठीक है, तो अब हम लोग कैसे पता करेंगे कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है? क्योंकि कोरोसिव नेचर तो दोनों का है। ठीक है, तो जो सब्सटेंस इसके लिए यूज होता है, जो इन चीज़ों को देखता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं हम लोग? इंडिकेटर्स। और इंडिकेटर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है तुम्हारा नेचुरल इंडिकेटर और एक होता है तुम्हारा सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स। आ रही है बात समझ में? अच्छा, तो एक कुछ हम लोग एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे सिंथेटिक जो इंडिकेटर्स होंगे उसमें जैसे हो गया तुम्हारा मिथाइल ऑरेंज या फिर फिनोप्थलीन हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो ये हो गए आपके कैसे एटसेट्रा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो ये जो होते हैं, ये आपके कैसे होते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। जो नेचुरल होते हैं, जैसे कि आपका होता है क्लोव। क्लोव क्या होता है? क्लोव होता है लौंग। तो जो लौंग हुआ ना, ये आपका क्या हुआ? जो लौंग होता है घरों में, वो भी एक इंडिकेटर का काम करता है, और वो चेंज करता है अपनी स्मेल। क्या चेंज करता है? वो अपनी स्मेल चेंज कर देता है जब वो किसी एसिड या फिर बेस के कांटेक्ट में आता है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्मेल्स को जो वो है प्रोड्यूस करता है। ऐसे ही तुम्हारा टर्मरिक जो होता है, वो भी आपका क्या है? तो वो भी आपका एक नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, और नेचुरल इंडिकेटर में यहाँ पे मैं एटसेट्रा लिख रहा हूँ, इसमें एक और चीज़ यूज होती है, जैसे लिटमस। जो लिटमस सॉल्यूशन है, वो भी कहाँ से? एक प्लांट किंगडम होता है जिसको बोलते हैं थैलोफाइटा प्लांट किंगडम। एक प्लांट है उसका, ठीक है, वहां से उसको ड्राइव किया जाता है। किसको? लिटमस को। किसको? लिटमस। तो ये जो लिटमस सॉल्यूशन जो होता है, ये पर्पल डाई कलर का होता है। इसका जो खुद का जो कलर है
वो पर्पल कलर का होता है, ठीक है। और ये कहाँ से, थैलोफाइटा एक प्लांट किंगडम है, थैलोफाइटा एक प्लांट किंगडम है जिसमें एक प्लांट होता है और वहाँ से हमारा जो लिटमस सॉल्यूशन है वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। आपको ध्यान यहाँ पे ये चीज़ रखनी है कि ये कैसा पर्पल डाई कलर का होता है। क्लास 10th में नहीं, बट आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है आपके पास एसिड एंड बेसिस कौन से हैं जो कि आप नॉर्मली अपने लेबोरेटरीज में फाउंड या फिर मिल सकते हैं आपको, ठीक है। जैसे आपने HCl का नाम सुना होगा, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे आपने H2SO4 का नाम सुना होगा, ये हो गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे ही आपका होता है जैसे एसिटिक एसिड हो गया, कौन सा एसिटिक एसिड, CH3COOH, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एटसेट्रा। तो ये ऐसे एसिड्स हैं जो कि आपको नॉर्मली आपके अपनी लेबोरेटरीज में अवेलेबल मिल जाएंगी। ऐसे ही अगर आप बेस में आ जाओ तो बेस में देखोगे आप तो NaOH हो गया, ये ऐसे NaH हो गया, या फिर KOH हो गया, या फिर MgOH हो गया, MgOH का होल ट्वाइस, एटसेट्रा। तो ऐसे कुछ बेसिस हैं जो कि आपके पास लेबोरेटरीज में अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि आपके लिए और इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। जैसे कि इसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट है एसिड एंड बेस रिएक्शन विद मेटल। तो मतलब मैं यहां पे ये डाल रहा हूं, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल। तो मतलब एसिड या फिर बेस का जो रिएक्शन है मेटल के साथ वो कैसे होगा। आपके बुक में ऐसा कुछ एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में आपने कुछ एसिड डाला हुआ है, कोई एसिड है, और यहाँ पे कुछ मेटल ग्रैन्युल्स पड़े हुए हैं इसके अंदर, और यहाँ से एक गैस निकल रही है जो कि आगे जाकर के एक टब के अंदर से पास हो रही है, ठीक है। इस टब के अंदर सोप सॉल्यूशन रखा हुआ है। यहाँ से ये जो गैस निकल रही है बाहर, जब ये किसी कैंडल से टकराएगी, जब ये किसी कैंडल की फ्लेम से टकराएगी, तो यहाँ पे कुछ पॉप साउंड के साथ ये जो गैसेस हैं वो, मतलब क्योंकि बबल्स की फॉर्म में निकल रहे हैं तो पॉप साउंड के साथ वहाँ पे ब्लास्ट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो गैस यहाँ से बाहर निकल रही है, कब, ये बीच में यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो सॉल्यूशन है ये है तुम्हारा एसिड, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, तो ये जो ग्रैन्युअल्स है ये मेटल के ग्रैन्युअल्स हैं, ठीक है। तो एसिड और मेटल का जब रिएक्शन हुआ तो एक जो गैस प्रोड्यूस हो रही है ये है आपकी बहुत फ्लेमेबल गैस है। कैसी, बहुत फ्लेमेबल गैस है। तो अब फ्लेमेबल गैस होती कौन सी है इतनी ज़्यादा फ्लेमेबल, तो वो होती है हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे किसी मेटल का, तो आपको प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा, एक तो सॉल्ट मिलेगा जो कि यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, दूसरा आपको मिलेगा हाइड्रोजन गैस। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि आपको कैसे पता चला कि ये हाइड्रोजन गैस है, तो क्योंकि ये जो सोप के बबल्स फॉर्म हो रहे हैं ये फ्लेम के साथ टकराने के बाद एक पॉप साउंड के साथ फट जा रहे हैं। समझ में आ रही है बात। तो इस वजह से इसका मतलब कि बहुत फ्लेमेबल गैस है जो कि आपकी हाइड्रोजन गैस है। अभी आपको ये चीज़ समझ में आ गया। सेम ऐसे ही आपका होता है जब आपका बेस जो है वो किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तभी भी आपको सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपका जैसे इसका जो एग्जांपल है, जैसे हम लोग सोडियम क्या है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब हम लोग किसके साथ करेंगे, जिंक, मतलब मेटल के साथ करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको सोडियम जिंकेट। जिंकेट का क्या हो गया, ZnO2, ZnO2। ये क्या है आपका सोडियम जिंकेट। तो सोडियम जिंकेट क्या है, ये है आपका सॉल्ट, ये हो गया आपका सॉल्ट, और इसके साथ साथ मिलेगा आपको हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकलेगी। तो ये हो गया आपका बेस के साथ, तो ये बेस हो गया और ये हो गया मेटल। ऐसे ही आप यहाँ पे HCl प्लस Zn का रिएक्शन करा सकते हो। तो देखो अगर मैं यहाँ पे HCl, किसका, HCl और इसका रिएक्शन करा दूँ जिंक के साथ, तो आपको मिलेगा ZnCl प्लस हाइड्रोजन गैस। आ रही है बात समझ में।
तो इस तरीके से जो है वो दोनों रिएक्शन, आपको दोनों चीज़ आपको पता लग गई। अब हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे होगा आपका ZnCl2, ZnCl2। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग और यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है, आपके लिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेटल कार्बोनेट और क्या है, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसकी रिएक्शन करानी है किसके साथ, इसकी रिएक्शन करानी है विद एसिड। ठीक है, तो हम लोग सीधे सीधे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे मेटल कार्बोनेट में आपका है सोडियम कार्बोनेट, क्या है, Na2CO3, तो ये क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट, और इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं HCl के साथ, किसके साथ, HCl के साथ। आपको देखो यहाँ पे ध्यान ये रखना है क्योंकि यहाँ पे कार्बोनेट है, मतलब CO3 क्या है तुम्हारा, कार्बोनेट। तो कार्बोनेट क्या होता है, आपको कार्बोनेट क्या देगा, CO2 देगा, पहली चीज तो ये। दूसरा चीज, क्योंकि यहाँ पे आप देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी दिख रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपका यहाँ पे वाटर जो है वो भी निकले। दूसरी चीज कि यहाँ पे सोडियम है और यहाँ पे क्लोरीन है, तो सोडियम एंड क्लोरीन मिलकर के आपका क्या बनाएंगे, NaCl। ठीक है, क्या हो जाएगा ये NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो अब आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, बट आपको ध्यान ये रखना है कि जब मेटल कार्बोनेट, ये क्या है, ये है आपका मेटल कार्बोनेट, जब आपका मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिड के साथ, तो आपको मिलता क्या है, आपको मिल रहा है सॉल्ट प्लस CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कर दूं, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं HCl के साथ। तो ध्यान आपको ये रखना है कि प्रोडक्ट में आपका सेम चीज़ ही होगी, यहाँ पे आपको NaCl ही मिलेगा प्लस CO2 मिलेगा प्लस H2O मिलेगा, मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट है उसमें सॉल्ट, CO2 एंड वाटर जो है आपको वो मिल रहा है। ठीक है, चाहे आप रखो मेटल हाइड्रोजन चाहे मेटल कार्बोनेट, और चाहे आप रखो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। आ रही है बात समझ में? तो मतलब इन दोनों के टाइम पे जब भी आप इन दोनों की रिएक्शन कराओगे एसिड के साथ, तो आपको प्रोडक्ट में यही चीज मिलने वाली है। आ रही है बात समझ में? अच्छा, अब यहां से आपके लिए, आपके पास कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि आपको कैसे पता चला कि ये जो गैस है ये CO2 गैस है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं वो देखो। हाँ, तो ये, तो अभी जो ये CO2 गैस निकल रही थी, कौन सी, CO2 गैस जो निकल रही थी, आप इसका रिएक्शन कराओगे किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या मिलेगा आपको, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो जब इसका मतलब क्या हुआ कि क्योंकि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो फॉर्मेशन हो रही है ये तभी होती है जब आपको क्या हो, यहाँ पे जो गैस है ये गैस क्या हो, CO2 गैस हो। मतलब कि जब भी ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एसिड के साथ रिएक्शन या फिर मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ, तो वहाँ पे गैस इवॉल्व हो रही है, उस गैस को कलेक्ट करो और एक टेस्ट ट्यूब में डालो। वो जो टेस्ट ट्यूब है उस टेस्ट ट्यूब में पहले से क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कन्वर्ट हो जा रहा है तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट में, इसका मतलब कि वो गैस कौन सी है, CO2 गैस है। आ रही है बात समझ में? तो इसके ऊपर बेस्ड कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन ये आता है इसमें कि अ गैस विच इज फॉर्म्ड व्हेन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड विच कन्वर्ट द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन कैल्शियम कार्बोनेट, विच गैस इज इट, कौन सी गैस है वो? तो आप क्या बताओगे, वो गैस कौन सी है तुम्हारा, CO2 गैस है। हम लोग आगे चलते हैं और इसमें देखते हैं कि और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारा वो है हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। क्या है, हाउ डू, मतलब मैं यहाँ पे सीधे सीधे ये लिख देता हूं, रिएक्शन ऑफ
रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, इनकी आपस में जो रिएक्शन होगी वो कैसे होगी। एक छोटा सा एग्जांपल जो कि बहुत कॉमन एग्जांपल है, हम लोग वहीं से इसको लेते हैं। जैसे एसिड हमने ले लिया HCl और बेस हमने ले लिया NaOH। आ रही है बात समझ में? तो देखो यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा OH के साथ और जो क्लोरीन है वो रिएक्ट करेगा Na के साथ, मतलब सोडियम के साथ। जब हम लोग नाम लिखते हैं तो नाम लिखते हुए इस चीज़ का ध्यान रखो कि पहले आता है मेटल। क्या आता है पहले? मेटल। तो मैंने यहाँ पे लिखा मेटल Na, और दूसरे नंबर पे आता है जो नॉन मेटल होगा, तो दूसरा हो गया तुम्हारा Cl। तो ये पहला हो गया मतलब क्या हो गया, ये NaCl, और ये NaCl क्या है तुम्हारा कॉमन सॉल्ट। प्लस अब इसके साथ दूसरा, तो ये क्या है, हाइड्रोजन OH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या आएगा आपका H2O। तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका सॉल्ट, ये हो गया आपका सॉल्ट, और ये हो गया आपका वाटर। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि जब एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है तब आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। और ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है, इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आ रही है बात समझ में? अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो आप उसकी डेफिनेशन भी लिख दोगे और एक एग्जांपल के साथ इसको एस्टैब्लिश भी कर दोगे। ठीक है, हम लोग चलते हैं। जो आपके लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, सॉरी रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। क्या है? रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद व्हाट? एसिड। ठीक है, तो मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ कराना है? एसिड के साथ कराना है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई एक मेटेलिक ऑक्साइड रखता हूँ और उसकी रिएक्शन कराता हूँ एसिड के साथ, तो वो जो आपको प्रोडक्ट में जो आपको मिलेगा, तो आपको वहाँ पे एक तो मिलेगा सॉल्ट। क्या मिलेगा वहाँ पे? एक सॉल्ट मिलेगा, और दूसरी चीज़ आपको मिलेगा, हो सकता है कि वहाँ पे क्या मिले? वाटर मिले। क्या मिले? वाटर, मतलब H2O। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे आपका एसिड तो पहले से प्रेजेंट है, मतलब एसिड ही है। यहाँ पे आपने क्या रखा था? मेटल ऑक्साइड रखा हुआ था, और रिजल्ट में आपको क्या मिला है? सॉल्ट मिला है। और यही सॉल्ट एंड वाटर आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में मिल रहा था। लेकिन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के जो मतलब रिएक्टेंट्स थे वो एसिड एंड बेस था। तो यहाँ पे एसिड तो प्रेजेंट है ना, तो मतलब दूसरा सब्सटेंस क्या होगा? बेस होगा। मतलब जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो क्या होंगी? बेसिक इन नेचर होंगी। आ रही है बात समझ में इतना? ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब इससे आगे देखते हैं हम लोग, इससे आगे आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देखते हैं क्या है। ठीक है, तो आपके लिए इसके बाद है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। क्या है? रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। तो देखो यहां पे भी आप यहां पे रखो, मैं यहां पे रख रहा हूं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ? बेस के साथ, आपको यहां पे भी आपको सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा है। आ रही है बात समझ में? और ये सॉल्ट प्लस वाटर कहाँ पे मिलता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। उसके रिएक्टेंट क्या होते हैं? एसिड और बेस। तो बेस तो यहाँ प्रेजेंट है, मतलब एसिड नहीं है, तो इसका मतलब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होंगी वो क्या होंगी? एसिडिक इन नेचर होंगी। बात आ रही है समझ में? ये क्या होंगी? एसिडिक नेचर की होंगी। कौन? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। ठीक है, तो इसके बाद जो आपका टॉपिक है वो क्या है? ठीक है, इसके बाद है आपका व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन। ठीक है, तो हम लोग जरा देखते हैं कि इनमें एसिड एंड बेसिस में कॉमन क्या है। तो कॉमन इन ऑल एसिड एंड बेस। अच्छा, यहां पे ये जो टॉपिक है ना, ये जो टॉपिक है ये बात कर रहा है कि सारे एसिड्स में क्या चीज कॉमन है और सारे बेस में क्या चीज कॉमन है।
एसिड और बेस में क्या चीज़ कॉमन है वो नहीं बात कर रहे हैं, ये बोल रहा है कि सारे एसिड्स में ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि कॉमन है और सारे बेस में ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि कॉमन है। तो देखो आपको अगर आपको ये हो कि एसिड और बेसिस में क्या चीज़ कॉमन है, तो वो ध्यान रखना कि वो हैं आयंस। क्या है? आयंस। आ रही है बात समझ में? एसिड और बेस में क्या चीज़ कॉमन है? वो है आयन। रीज़न क्या है इसका? लेट सपोज कि अगर मैं किसी एक बीकर में, ठीक है, मैंने एक इलेक्ट्रोड को डाला है, मतलब एक कैथोड और एक एनोड, ठीक है, और इनको मैंने कनेक्ट कर दिया है किससे? बैटरी से, ठीक है, या फिर बैटरी से कनेक्ट कर दिया है मैंने। अब क्या है कि जो करंट का फ्लो है वो तभी पॉसिबल हो पाएगा, मतलब यहाँ पे अगर मैं एक बल्ब भी रख लेता हूँ इस तरीके से, ये बल्ब तभी ग्लो करेगा जब इस सॉल्यूशन के अंदर से क्या हो, इस सॉल्यूशन के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाए? फ्लो कर जाए। मतलब जैसे ये मैंने एक सिस्टम बनाया, इस सिस्टम में इस बीकर के अंदर मैंने क्या रखा हुआ है? या फिर मैंने एसिड को रखा हुआ है या फिर बेस को रखा हुआ है। आ रही है बात समझ में? या फिर एसिड है और या फिर बेस है। तो अगर मतलब ये जो बल्ब है ये ग्लो कब करेगा? ये ग्लो तब करेगा जब यहाँ से जो करंट है वो क्या हो जाए? फ्लो हो जाए। जो करंट है वो फ्लो हो जाए। अब आपको क्या पता है कि ये करंट फ्लो तब होगा, ये करंट का फ्लो कब होगा? जब आपका प्रेजेंस ऑफ आयंस होगा। आ रही है बात समझ में? प्रेजेंस ऑफ आयंस होगा, तभी जाकर के ये फ्लो जो है वो पॉसिबल है। और जब हमने ये देखा कि जब इस सॉल्यूशन में चाहे आपने एसिड डाला चाहे आपने बेस डाला, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। इसका मतलब कि क्योंकि तभी फ्लो कर सकती है जब वहाँ पे आयंस हो, इसका मतलब एसिड और बेस में क्या चीज़ कॉमन है? तो वो ये है कि दोनों के दोनों आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं और वहाँ पे जो आयंस हैं वो दोनों में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, तभी ये बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। तो एसिड और बेस में क्या कॉमन है? तो ये आयंस है। अगर मैं बोलूँ कि ऑल एसिड्स में क्या कॉमन है, ऑल एसिड्स में क्या चीज़ कॉमन है, तो वो है हायर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। क्या है? हायर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। जनरली कुछ लोग यहाँ पे सीधे लिख देते हैं कि एसिड्स में H+ आयन जो है वो कॉमन होगा, ठीक है, बट यहाँ पे मैं आपको ये बोलूँगा कि आप ध्यान रखो कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इसलिए होता है क्योंकि H आयन जो H पॉजिटिव आयन है वो एसिड और बेस दोनों में होता है, बट बेस में बहुत कम अमाउंट में होता है, एसिड्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। इसका मतलब कि उसका जो कंसंट्रेशन है वो एसिड्स में हमेशा ज़्यादा होगा। ऐसे ही जो बेस होंगे तो सारे बेस में क्या चीज़ कॉमन होगा? सारे बेसिस में क्या कॉमन होगा? तो वो है आपका हायर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। मतलब यहाँ पे OH नेगेटिव आयन जो होगा वो ज़्यादा होगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं इसके बाद। ठीक है, इसके बाद ये पूछ रहा है, अच्छा जैसे कि अगर आपने उससे किसी को कुछ डाउट है, जैसे अगर कोई डाउट इस चीज़ का है कि सारे एसिड्स में हाइड्रोजन जिनमें भी होता है वो सारे एसिड्स होते हैं, तो ऐसा नहीं है। जिसमें हाइड्रोजन हो वो एसिड हो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ हर एसिड में हाइड्रोजन का होना जरूरी है। अब इसका रीज़न देता हूँ। जैसे अल्कोहल होता है तो अल्कोहल में आपने देखा कि OH डेरिवेटिव होता है, तो मतलब हाइड्रोजन तो वहाँ पे भी है बट वो एसिडिक नहीं है, ठीक है, बट जितने भी एसिड्स होंगे उन सब में हाइड्रोजन जो है वो होगा, बट जहाँ पे भी हाइड्रोजन है आप उसको एसिड नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि फिर वो उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ जो है वो हो सकती हैं, लेकिन एसिड्स में हाइड्रोजन का होना जरूरी है, ठीक है। तो ऐसा, चलो ठीक है। अब आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है क्या है, एसिड और बेस इन वाटर। आ रही है बात समझ में? एसिड और बेस इन वाटर। तो देखो होता क्या है कि जितने भी आपके पास एसिड्स हैं या फिर बेस हैं, मैं बोल रहा हूं कि एसिड और बेस ये अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी या फिर बेसिक प्रॉपर्टी, क्या है, एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी ये तभी शो करेंगे, ये अपनी एसिडिक या फिर बेसिक प्रॉपर्टी तभी शो करेंगे जब वो डिसॉल्व होंगे किसमें, वाटर में। आ रही है बात समझ में? इसका मतलब क्या हुआ
कि अगर ये दोनों के दोनों, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, अगर ये दोनों क्या हो, गैसेस स्टेट में हो, किसमें, गैसेस स्टेट में, और वहाँ पे कोई वाटर ड्रॉपलेट ना हो, मतलब वहाँ पे वाटर की प्रेजेंस ना हो, तो, और या फिर जब ये अपनी सॉलिड स्टेट में हो, मतलब आपने उनको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड कर दिया, बिल्कुल सॉलिड स्टेट में, मतलब यहाँ पे भी इसमें वाटर की प्रेजेंस नहीं है, मतलब इन दोनों स्टेट में अगर उसमें वाटर प्रेजेंट नहीं है, क्या है, वाटर प्रेजेंट नहीं है, तब ये अपनी क्या, एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करेंगे। एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी सीन। आ रही है बात समझ में, कि एसिड हो या फिर बेस हो, वो अपनी, चाहे कितना भी कॉन्सेंट्रेटेड हो, चाहे कोई सा भी एसिड हो, वो अपनी एसिडिक या फिर बेसिक प्रॉपर्टी तभी शो करेगा जब वो डिसॉल्व होगा किसमें, वाटर में। आ रही है बात समझ में। अगर वो गैसेस या फिर सॉलिड स्टेट में है, गैसेस या फिर सॉलिड स्टेट में है जिसमें उसके अंदर वाटर प्रेजेंट नहीं है, तब वो अपनी एसिडिक या फिर बेसिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा। आ रही है बात समझ में। और जब आपके पास ये मतलब जहाँ पे आपके बुक में जहाँ पे ये चीज़ गिवन है आपके पास, वहाँ पे आपको एक चीज़ और, एक मिनट, ठीक है, तो जहाँ पे आपके बुक में ये चीज़ आपको गिवन है, वहाँ पे आपको एक और चीज़ जो है वो दी गई है, जैसे कि यहाँ पे मतलब जब भी आप कोई, मतलब मानो कि ये कोई एसिड है और एसिड को आप गैस में कन्वर्ट कर रहे हो, किसमें, एसिड को, ये क्या है आपका, ये है आपका एसिड, और आप इसको गैस में कन्वर्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे ये जो टेस्ट ट्यूब आपने लगाई है ना, यहाँ पे इसमें आप एक क्या, कैल्शियम क्लोराइड का एक जाली लगाते हो इसमें, ठीक है, और ये क्या करता है, कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, आपका वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। जब ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो इस लाइन से आगे क्या फॉर्म, क्या मतलब फ्लो होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ एसिड होगा। अब इस एसिड के रिएक्शन अगर आप लिटमस पेपर पे चेक करोगे, किस पे, लिटमस पेपर पे, तो आपको यहाँ पे नो कलर चेंज शो होगा, नो कलर चेंज। क्यों, और ऐसा क्यों है, लिटमस पेपर पे अगर आपने इस एसिड को मतलब चेक किया तो वहाँ पे कोई भी कलर जो है वो चेंज नहीं होगा। बात आ रही है समझ में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, क्योंकि अभी हम लोग लिटमस पेपर की बात कर रहे हैं, तो एक और चीज़ जो पहले, मतलब इससे पहले जो हमने अभी चैप्टर को पढ़ते हुए आए थे, तो वहाँ पे एक और चीज़ थी जो कि मैंने अभी मिस कर दी है, वो है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, आ रही है बात समझ में। हमने अभी जब हमने देखा था तो इंडिकेटर्स में हमने देखा था कि सिंथेटिक होते हैं, हमने इसकी बात की थी, और हमने नेचुरल की बात की थी। बात आ रही है समझ में, हमने नेचुरल एंड सिंथेटिक की बात की थी, बट इंडिकेटर्स और भी होते हैं, जैसे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होता है, तो ये ऐसे इंडिकेटर्स हैं, मतलब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आर दोज विच कैन चेंज देयर स्मेल, जैसे हमने क्लोव की बात की थी, तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होगी, जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है जब वो एसिड या फिर बेस के साथ रिएक्शन करते हैं। और अदरवाइज जो इंडिकेटर्स होते हैं वो कैसे इंडिकेट करते हैं, वो करते हैं बाय चेंज इन कलर, वो अपना कलर चेंज करके इंडिकेट करेंगे, और जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होंगे वो अपनी स्मेल चेंज करके आपको इंडिकेट करेंगे कौन सा एसिड है या फिर कौन सा बेस है। खैर, ये जो पहले का रहा हुआ था उसको हमने क्लियर कर दिया। अभी ध्यान रखोगे कि कैल्शियम क्लोराइड होता है तुम्हारा इस जार में प्रेजेंट होता है, जो कि वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ से जब आप एसिड को निकाल रहे हो तो वे एक, मतलब एक तरीके से सिर्फ एसिड ही आगे पास होगा, उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स अब नहीं होंगे। आप उसको लिटमस पेपर के साथ चेक करोगे तो लिटमस पेपर में कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, इसका मतलब ये अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहा है। आ रही है बात समझ में। तो अब ये कब करेगा, ये तब करेगा जब आप इसको हटा दोगे, जब आप इसको हटा दोगे, ठीक है, या फिर इस लिटमस पेपर पे, या फिर आपने इसको हटा दिया, या फिर इस लिटमस पेपर को आपने वेट कर दिया। क्या कर दिया, वेट कर दिया। जब आप इसको वेट कर दोगे तो अब जो यहाँ से एसिड आ रहा है उसमें वाटर मतलब उसमें वाटर मिल जाएगा, वो यहाँ पे जो लिटमस पेपर है उसमें वाटर है, तो वाटर के साथ मिल जाएगा, तो वो शो करेगा अपनी एसिडिक या फिर बेसिक प्रॉपर्टी को, एसिडिक प्रॉपर्टी को वो शो कर देगा। आ रही है बात समझ में,
ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं कि और क्या क्या चीजें हैं आपके पास। तो इसके बाद जो आपका टॉपिक है इस चैप्टर में, ठीक है, वो है हाउ टू मिक्स एसिड एंड बेस, मतलब डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस बोलते हैं, डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। आ रही है बात समझ में? तो देखो, जब भी आप एसिड या फिर बेस को डाइल्यूट करोगे, डाइल्यूट करने का मतलब होता है, डाइल्यूट करने का मतलब होता है मिक्सिंग इन वाटर, ठीक है, मतलब उसमें वाटर ऐड करना। तो एक तरीके से आप उसका क्या कर रहे हो, कंसंट्रेशन को कम कर रहे हो। क्या कर रहे हो, डाइल्यूट करने का मतलब हुआ कंसंट्रेशन को कम करना, कंसंट्रेशन को कम करना। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब ये होता कैसे, देखो दो तरीके हैं। या तो आप ऐसा कर सकते हो कि आपने एक बीकर में लिया एसिड, क्या कर दिया आपने, एसिड लिया, ठीक है, ये क्या है, ये है मान लो एसिड, ठीक है, और आप ऊपर से इसमें क्या डाल रहे हो, वाटर डाल रहे हो। क्या डाल रहे हो, वाटर। ये क्या है, वाटर। एक तो ये तरीका हो सकता है, ठीक है, बट ये तरीका क्या है, ये जो तरीका है आपका, ये तरीका हो गया गलत, ठीक है। तो सही तरीका क्या है, तो देखो सही तरीका ये है कि आपने एक लिया बीकर और बीकर के अंदर डाला आपने वाटर, ठीक है, और इसमें क्या डाल दिया आपने, ये डाल दिया आपने वाटर, और ड्रॉप बाय ड्रॉप आप इसमें डाल रहे हो क्या, एसिड। आ रही है बात समझ में? ड्रॉप बाय ड्रॉप आप इसमें क्या डाल रहे हो, एसिड। और क्या कर रहे हो, साथ साथ कर रहे हो आप स्टायरिंग, मतलब आप इसको घुमा रहे हो, ठीक है। अब तो इस तरीके से जब आप मिलाओगे तो ये जो प्रोसेस है, ये वाली प्रोसेस हो गई आपकी, ये जो प्रोसेस है ये हो गई आपकी सही प्रोसेस। क्या कि वाटर में एसिड या फिर बेस को भी वाटर में मिलाया जाता है, एसिड या फिर बेस में वाटर को नहीं मिलाओगे, मतलब उल्टा नहीं करोगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, इस वाले केस में क्या होगा, अगर आपने इस वाले केस में मतलब एसिड में अगर आपने वाटर ऐड कर दिया तो पूरा का पूरा एसिड जो है वो छोटे से वाटर, मतलब थोड़े से वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे आपके चांसेस होते हैं किसकी, एक तरीके से बहुत विगरस रिएक्शन की, किसकी, विगरस रिएक्शन की चांसेस होते हैं। और ये जो विगरस रिएक्शन है ना, ये कभी कभी बहुत एक तरीके से सडन ब्लास्ट भी हो जाता है यहाँ पे, इस वजह से ये चीज़ गलत है, ठीक है। और आप लोग बिल्कुल ट्राई मत करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है ये, ठीक है। आपने अगर अपनी बुक में अच्छे से इस जहाँ पे ये टॉपिक है उसको देखा होगा, तो वहाँ पे एक रेड कलर का साइन बना हुआ है, इस ये दिखाने के लिए कि भाई ये चीज़ एसिड को मिलाना वाटर में विगरस रिएक्शन होती है, हार्मफुल रिएक्शन होती है, इसको बहुत मतलब जिसको बोलते हैं प्रिकॉशन के साथ मिलाना चाहिए। और वो तरीका क्या है कि आप वाटर में एक एक बूंद एसिड को डालो और उसको घुमाते रहो, तब उसका डाइल्यूशन जो है वो होता है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हुआ तुम्हारा स्ट्रांगनेस ऑफ एसिड और बेस, ठीक है। हम लोग इसके आगे चलते हैं। तो अब है हमारे पास क्या है, स्ट्रांगनेस ऑफ एसिड एंड बेस। क्या है, स्ट्रांगनेस ऑफ एसिड एंड बेस। तो स्टूडेंट्स देखो, इसको समझाने के लिए ना मैं सिर्फ एक स्केल बना रहा हूं जो कि आपकी बुक में बना हुआ है, ठीक है। इस तरीके से एक स्केल है जो कि आपकी बुक में बना हुआ है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका बना हुआ है, और ये चीज़ होगी तुम्हारी H+ और ये होगी तुम्हारी OH-, ठीक है। मैं थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ी शेडिंग कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा ध्यान रहेगा कि ये जो ग्रीन से मैंने किया है ये है आपका H+ वाला, ठीक है, और जो ब्लैंक है वो है आपका OH- वाला। अब इसमें होता क्या है कि ये जो OH- है, मतलब क्या होता है कि इस साइड में जनरली आपका बेस होता है और यहाँ पे आपका एसिड होता है। तो अभी आप देख सकते हो कि एसिड में आपको, मतलब अगर मैं यहाँ पे एक तरीके से बाइफर्केशन कर दूँ, ये न्यूट्रल मान लूँ मैं, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि एसिड्स में आपको हाइड्रोजन और OH- दोनों दिख रहा है। आ रही है बात समझ में? हाइड्रोजन और OH- दोनों दिख रहा है, बट हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन क्या है, जो H+ की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है और OH- की कंसंट्रेशन बहुत कम है। आ रही है बात समझ में? ऐसे ही अगर आप बेस में देखोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है, ठीक है, बट बहुत कम है, और OH की कंसंट्रेशन जो है, OH- की कंसंट्रेशन वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चेक करने के लिए, स्ट्रांगनेस ऑफ एसिड या फिर बेस को चेक करने के लिए
जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, जो क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है उसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारा इंडिकेटर। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है उसको हम लोग बोलते हैं पीएच स्केल। क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। आ रही है बात समझ में? पीएच स्केल। और ये जो पीएच स्केल होता है ना, ये पीएच स्केल क्या होता है, आपका एक स्केल है। क्या है ये एक स्केल है। इस तरीके से ये स्केल है और यहाँ पे इसमें कलर होता है। जैसे यहाँ पे होता है बहुत डार्क रेड कलर, फिर यहाँ पे लाइट रेड, फिर येलो, देन मतलब ऑरेंज, देन येलो, एंड देन यहाँ पे जो होता है ये होता है तुम्हारा न्यूट्रल। अब यहाँ पे होता है तुम्हारा 0, यहाँ पे होता है तुम्हारा 14 पे मैंने क्या बताया कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका बेस, और 0 पे क्या है आपका एसिड। तो और यहाँ पे ये जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल होता है तुम्हारा 7 पे। तो 7 से 0 के बीच में हो गया तुम्हारा एसिडिक। क्या हो गया? एसिड। और जितना आप नीचे जाओगे, मतलब जितना पीएच वैल्यू कम होगा, मतलब लोअर द पीएच वैल्यू, क्या? लोअर द पीएच वैल्यू। आ रही है बात समझ में? लोअर द पीएच वैल्यू हायर द एसिडिक, या फिर एसिडिक प्रॉपर्टी जो है वो रेज करेगी। ठीक है। और ऐसे ही हायर द पीएच वैल्यू, तो आपको जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो क्या करेगी? वो रेज करेगी। और अगर मैं इसका उल्टा भी बोल सकता हूं कि अगर मैं लोअर करूंगा पीएच को, अगर लोअर डाउन करूंगा पीएच को, अगर नीचे लेकर के आऊंगा मैं, ठीक है, 14 से टूवर्ड्स 7 लेकर के आऊंगा, तो उसकी जो मतलब जो एसिडिक प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज करेगी। ठीक है। तो ध्यान हमेशा ये रखना, लोअर द पीएच वैल्यू एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है, हायर द पीएच वैल्यू बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है। ठीक है ना? ठीक है। हम लोग अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ है जो कि हमको समझने के लिए है। ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट जो थिंग है इसमें जो आपको याद रखना है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच किसकी? इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है, जरा हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे जो पहली चीज़ है वो है कि जो प्लांट्स होते हैं, जो आपके प्लांट्स हैं, ये भी क्या होते हैं? पीएच सेंसिटिव होते हैं। क्या होते हैं? पीएच सेंसिटिव होते हैं। ऐसे ही चाहे आपके एनिमल हो, चाहे आपके ह्यूमन हो, ये सब आपके क्या होते हैं? पीएच सेंसिटिव होते हैं। अगर आपको ये चेक करना है तो आपके बुक में जो एग्जांपल दे रखा है कि अगर आप अपने बैकयार्ड जहाँ पे आपके घरों में पौधे वौधे लगे हुए हैं, आप उन मिट्टी को निकाल के लेकर के आओ, पानी में डिजॉल्व करो और उस पानी का पीएच चेक करो। ठीक है। तो आपको ये मिलेगा कि वो एक डेफिनेट रेंज के अंदर ही वो पीएच वेरी कर रहा है। ऐसे ही जो ह्यूमन होता है, तो ह्यूमन भी जो सर्वाइव करता है वो एक डेफिनेट पीएच रेंज में करता है। वो पीएच रेंज है आपकी कितना? ये पीएच रेंज है 7 to 7.8। क्या? ह्यूमंस के लिए जो पीएच वैल्यू है वो है 7 to 7.8। जो पीएच है यहाँ पे हम लोग मतलब कंफर्टेबली हम लोग यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है। इससे नीचे होगा तो भी हमारे लिए दिक्कत है, इससे ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, मतलब जैसे पानी का अगर पीएच होगा तो भी हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। ऐसे ही जो एनिमल्स हुए या फिर जैसे जो मेराइन एनिमल्स है, जैसे जो फिशेस हैं, ठीक है, अगर आपने पानी में मतलब जो रिवर में जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है, अगर आप वहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे फिशेस बहुत कम होती हैं। द रीज़न बिहाइंड कि वो भी एक पीएच सेंसिटिव जोन में ही मतलब एक तरीके से जिंदा रह पाती हैं। ठीक है ना? तो इसका मतलब जो पीएच है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एक डेफिनेट पीएच रेंज के अंदर ही आपका वर्क जो है वो पॉसिबल है। अच्छा, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पे भी क्या होता है? यहाँ पे भी डाइजेस्टिव सिस्टम में भी HCl गैस, मतलब हमारा जो स्टमक है, स्टमक में हमारा HCl गैस क्या होती है? सेक्रीट होती है। ठीक है। और जो HCl गैस सेक्रीट होती है ना, अगर आप इसको देखोगे ना पीएच पेपर पे, अगर आप देखोगे तो आपको ये नियर अबाउट 1 के अराउंड आपको ये शो होगी। कहाँ पे? नियर अबाउट 1 के अराउंड। कौन सी? जो गैस्ट्रिक जूस है, मतलब जो हमारे पेट में है, इसका मतलब कि जो इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी है ना वो काफ़ी हाई है। आ रही है बात समझ में? बट हमारे पेट में इसकी ज़रूरत होती है इसलिए ताकि जो हमारा फूड का क्या हो सके? ब्रेकडाउन हो सके। आ रही है बात समझ में? फूड के ब्रेकडाउन के लिए HCl का वहाँ पे प्रोड्यूस होना बहुत ज़रूरी है। बट क्योंकि ये बहुत कंसनट्रेटेड है, बहुत हायर मतलब एसिडिटी इसकी बहुत ज़्यादा है,
तो इसका मतलब ये हमारे पेट को जला भी सकता है। और ये रियलिटी है कि अगर पेट में इसका सब्स्टिट्यूट ना हो, मतलब अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो हमारे पेट में मतलब छाले पड़ जाते हैं इसकी वजह से, किसकी, एसिड की वजह से। और वो बहुत डेंजरस भी होता है, मतलब इतना डेंजरस होता है कि आपके पूरे पेट को डैमेज कर सकता है। तो इससे बचने के लिए हमारे पेट में म्यूकस जनरेट होता है। क्या होता है? म्यूकस। और ये म्यूकस कैसा होता है? बेसिक प्रॉपर्टी होता है जो कि एसिड के साथ मिलकर क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा पेट का पूरा सिस्टम हो गया जिसमें हमारा जो एसिड है वो सेक्रेट होता है। अब है हमारा पीएच इन टूथ डिके। ठीक है, मतलब जो हमारा टूथ डिके होता है, मतलब जो दांत हमारे खराब होते हैं, उसमें जो मेन रीज़न है वो भी हमारा क्या है? पीएच वैल्यू। होता क्या है कि लेट सपोज आपने नाइट टाइम में आपने कुछ इनटेक किया, मतलब आपने कुछ खाना खाया, उसके कुछ पार्टिकल्स आपके दांतों में रिमेनिंग हैं अभी। ठीक है, जैसे कुछ शुगर पार्टिकल्स। क्या हैं? कुछ शुगर पार्टिकल्स हैं। इसके ऊपर एक्शन करता है कौन? बैक्टीरिया। कौन करता है इसके ऊपर एक्ट? बैक्टीरिया। और इसको कन्वर्ट किस में कर देता है? तो इसको कर देता है कन्वर्ट वो एसिड में। जब ये एसिड में करेगा कन्वर्ट, तो हमारे मुंह का जो पीएच वैल्यू है वो डाउन हो जाएगी, मतलब एसिडिक मीडियम आ जाएगा। और इस एसिडिक मीडियम की वजह से हमारे जो दांत हैं वो कोरोड होना शुरू हो जाते हैं, मतलब टूथ कोरोजन जो है वो स्टार्ट होता है, मतलब टूथ जो है वो कोरोड होना शुरू हो जाएंगे। कब? जब हमारे मुंह का जो पीएच वैल्यू है वो नीचे हो जाती है। तो इससे ओवरकम करना तो क्या करना पड़ेगा हमको? सिंपली जब आप लोग सोने जा रहे हैं तो आप ढंग से अपने मुंह को साफ कर लेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से कि पीएच डाउन ना हो, वरना फिर लास्ट में आप लोग क्या बोलते हो कि दांत में कीड़े पड़ गए, बट वो कीड़े नहीं पड़े, वो आपकी एक तरीके से लापरवाही थी कि आपने पीएच वैल्यू को, अपने मुंह के अंदर जो पीएच वैल्यू है, रात को जो आपने कुछ खाया था उसको आपने एज इट इज अपने मुंह में रहने दिया, जिसकी वजह से वो पीएच डाउन हुआ और आपके दांत जो है वो जो है गलने एक तरीके से शुरू हो गए। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब है जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस क्या है? सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट थ्रू केमिकल वेलफेयर। सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट और एनिमल दोनों, प्लांट एंड एनिमल बाय केमिकल वॉरफेयर, बाय केमिकल वॉरफेयर। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ प्लांट और एनिमल अपने आप को बचाने के लिए, सेल्फ डिफेंस का मतलब क्या होता है? अपने आप को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस करते हैं। क्या करके? केमिकल वॉरफेयर के थ्रू। लेट्स सपोज आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि इंसान की अब मतलब जैसे इंसान का साइज काफ़ी बड़ा है, ठीक है, और जो चींटियाँ हैं या फिर जो स्नेक है, ऐसी जो चीज़ें हैं उनका साइज बहुत छोटा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? आप उनको इजीली उनको किल कर सकते हो, बट उनके पास क्या होता है? वेनम होता है। मतलब क्या है कि उनके पास जहर होता है। ठीक है, वो कैसे होते हैं? वो होते हैं पॉइजनस। ठीक है, वो पॉइजनस होते हैं, मतलब पॉइजनस मतलब एक तरीके से उनके पास वेनम होता है, मतलब जहर होता है। अब क्या होता है कि वो उसके अटैक से अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, उनका अटैक क्या उनके पास है? क्या फिर वो जो उनके पास जो मतलब उनके पास जो वेनम है वो क्या है आपका? वो आपका क्या होता है? एसिड या फिर बेस। क्या होता है आपका? एसिड या फिर बेस। आप ये ध्यान रखोगे कि जो आंट होती है, मतलब जो चींटी है ना, उसके पास एक एसिड होता है जिसको बोलते हैं मिथेनॉइक एसिड। क्या बोलते हैं? मिथेनॉइक एसिड। अब ये जो मिथेनॉइक एसिड है ना, ये जो मिथेनॉइक एसिड है, ये एसिड किस में होता है? आंट में होता है। ठीक है, और क्या, जब आप जो चींटी जब किसी को काटती है ना, तो वहाँ पे क्या मिथेनॉइक एसिड छोड़ देती है। अब आपको ये पता लग गया कि वहाँ पे क्या है? मिथेनॉइक एसिड है। तो आपके घरों में बेस कहाँ प्रेजेंट है? तो जैसे साबुन में प्रेजेंट है। ठीक है, या फिर जैसे आपके घरों में जो वो बेकिंग सोडा यूज होता है, वो भी क्या है? एक तरीके से एक बेस है। तो जब भी कभी ऐसा कुछ होता है तो आप इस मिथेनॉइक एसिड का मतलब बेस का यूज करके आप इसकी जो इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है ना? ऐसे ही जो प्लांट है, एक प्लांट है तुम्हारा नटल। ठीक है, और ये हो गया आपका बिच्छू घास। ठीक है, तो ये नटल स्ट्रिंग्स हैं, तो उसके ऊपर जो वो छोटे छोटे कांटे होते हैं, उस कांटों में भी क्या होता है? उस कांटों में भी लगा होता है तुम्हारा मिथेनॉइक एसिड। क्या होता है? मिथेनॉइक एसिड ही होता है। कहाँ पे? नटल स्ट्रिंग्स में। ठीक है, मतलब वो जो बिच्छू घास के जो पत्ते होते हैं उसमें क्या होता है? मिथेनॉइक एसिड। जब वो आपकी बॉडी पे लगता है तो वहाँ पे मिथेनॉइक एसिड को छोड़ देता है। ठीक है, अब जब वहाँ पे मिथेनॉइक एसिड है तो इसका मतलब बचने का तरीका क्या है? साबुन, मतलब एक तरीके से बेस, कोई भी एक बेस जो है वो उसके ऊपर आप लगाओगे तो आप ठीक हो सकते हो। ठीक है,
बट ध्यान ये रखना कि जहाँ पे भी नटल होती है वहाँ पे एक प्लांट है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या डॉक रॉक ऐसे कुछ करके एक प्लांट होता है जो कि नटल स्ट्रिंग जहाँ पे भी होती है वहाँ उसके आसपास ही लगा हुआ होता है और ये बेसिक नेचर का होता है। आप अगर चाहो तो इसकी हेल्प से भी इसका जो मिथेनोइक एसिड का इफेक्ट है उसको रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। आप लोगों के क्या क्या और चीज़ें हमारी पढ़ने के लिए हैं। ठीक है, तो जैसे आपके पास है अभी इसके नेक्स्ट है आपके पास मोर अबाउट सॉल्ट्स। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है फैमिली ऑफ सॉल्ट, तो मतलब हम लोग एक बार फैमिली ऑफ सॉल्ट के बारे में देख लेते हैं। तो देखो सॉल्ट जो होता है ना, जो सॉल्ट्स होते हैं कुछ सॉल्ट एसिडिक नेचर के होते हैं, मतलब जो उनकी जो वैल्यू है वो 7 नहीं होती है, 7 से बिलो होगी तो मतलब वो एसिडिक सॉल्ट है। ठीक है, ऐसे ही कुछ सॉल्ट होते हैं जो कि बेसिक होते हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिक सॉल्ट है ये फॉर्म तब होते हैं जब वो जो सॉल्ट है वो बनता है तुम्हारा वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर के। आ रही है बात समझ में। ऐसे ही जो एसिडिक सॉल्ट हैं वो मिलते हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस से मिलकर के ये बनते हैं आपके। आ रही है बात समझ में, तो ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, ये सॉल्ट मैक्सिमम सॉल्ट्स कहाँ से ड्राइव होते हैं, तो ये ओशन से मिलते हैं। ओशन में हमारी जो रॉक्स होती हैं, ठीक है, वहाँ से आपको जो सॉल्ट है वो मिलते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपका है पीएच ऑफ सॉल्ट, ये मैंने आपको बता दिया है। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आपके पास पढ़ने के लिए वो है नटल स्ट्रिंग हमने। ठीक है, इसमें है आपका क्या केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। क्या है? केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे आपका पास जो मतलब कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट कौन सा? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉमन सॉल्ट क्या है। कॉमन सॉल्ट क्या है? तो कॉमन सॉल्ट है आपका NaCl। क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो NaCl क्या हो गया? कॉमन सॉल्ट हो गया। अब ये जो कॉमन सॉल्ट है ना, इसको हम लोग एक प्रोसेस के थ्रू, वो प्रोसेस है तुम्हारा क्या है? क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्या है? क्लोर अल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस के थ्रू आपको क्लोर है तो मतलब क्लोरीन मिलता है, अल्कली है तो मतलब NaOH। और क्योंकि मतलब इलेक्ट्रोलिसिस, ये जो क्लोर अल्कली प्रोसेस है इसमें क्या होता है? इसमें होता है इसका इलेक्ट्रोलिसिस। किसका? NaCl का। इलेक्ट्रोलिसिस जब आप कराओगे NaCl का तो उसमें आपको मतलब वो प्रोसेस है क्लोर अल्कली प्रोसेस, उसमें क्लोरीन मिलेगा, अल्कली में NaOH मिल जाएगा, और तो क्लोरीन हो गया और यहाँ पे एक NaOH हो गया। तो ये चीज़ें, और साथ साथ आपका हाइड्रोजन गैस जो है वो भी इवॉल्व होगी। तो ये जो आपके पास प्रोसेस था क्लोर अल्कली प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार क्वेश्चंस में मतलब बोर्ड्स में पूछा भी जा चुका है कि व्हाट इज क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद आप, अच्छा ये भी कभी कभी आता है, जैसे क्लोरीन जो है, क्लोरीन क्या होता है? ये नेगेटिव होता है ना। क्लोरीन के ऊपर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे? पॉजिटिव पे जनरेट होता होगा। तो इसका मतलब कि ये कहाँ पे जनरेट होता है? तो ये एनोड में, एनोड पे आपका क्लोरीन जनरेट होता है। और जहाँ पे आपका कैथोड होता है तो कैथोड के पास एक पाइप होती है, उस पाइप के थ्रू आप किसको? NaOH को निकाल लेते हो। और अगर हम लोग बोलेंगे प्रॉपरली कैथोड पे प्रोड्यूस क्या होता है, कैथोड पे प्रॉपरली क्या प्रोड्यूस होता है, तो वो होता है आपका हाइड्रोजन गैस। आ रही है बात समझ में। और क्लोरीन क्या है? क्लोरीन गैस कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? तो वो होती है तुम्हारी एनोड पे प्रोड्यूस होती है। आ रही है बात समझ में इतनी? ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं हम लोग क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब है इसके बाद देखो यहाँ से ये जो तुम्हारा क्लोरीन निकला है, ये क्लोरीन आगे चल करके आप इंडस्ट्रीज में इससे हम लोग क्या फॉर्म करते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसको बोलते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं हम लोग? ब्लीचिंग पाउडर। आ रही है बात समझ में? तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर है तो ब्लीचिंग करने का काम आता है। तो मतलब जो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे भी आपका ये यूज़ होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। ठीक है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है ये। अच्छा, जहाँ पे आपका क्या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गया, या फिर पल्प इंडस्ट्रीज, मतलब जहाँ पे आपके क्या बन रहे हैं? पेपर बन रहे हैं, वहाँ पे भी आपका क्या यूज़ होता है? तो आपका ब्लीचिंग पाउडर जो है वो यूज़ होता है।
अच्छा, ये वाटर के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होता है, मतलब जर्म्स को वाटर में से किल करने के लिए, जर्म्स किल करने के लिए कहाँ से, वाटर में से क्या यूज़ होता है तुम्हारा, ब्लीचिंग पाउडर यूज़ होता है। ठीक है, मतलब आपके घरों में जो सप्लाई आ रही है वाटर की, तो कैसे आ रही है वो, उससे पहले उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है सेंटर्स पे, या फिर मतलब जहाँ पे भी ऐसे बड़े बड़े स्टोरेज टैंक्स हैं, ठीक है, ताकि वो जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है वो क्या करेगा, जर्म्स को किल कर देगा, मतलब जो भी उसमें क्या होते हैं, कीटाणु जो होते हैं वो मार दिए जाएंगे उसमें। ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, और जो आपके लिए पढ़ना है आपको वो है आपका बेकिंग सोडा। क्या है आपका, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा भी आपका कहाँ से बनता है, तो बेकिंग सोडा भी आपका, मतलब देखो अभी हम लोग किससे पढ़ रहे हैं, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, तो उससे सबसे पहले तो ये वाले केमिकल्स जनरेट हुए। सबसे पहला जो है वो आपने ब्लीचिंग पाउडर बनाया, किसके साथ, आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे, किसकी, क्लोरीन की, जो यहाँ से निकल रही है, तो आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाएगा। ये ध्यान रखना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसी को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है तुम्हारा बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला है वो है आपका सोडियम, क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये जो तुम्हारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये है तुम्हारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा किस काम में आता है, तो जैसे जो आपके चिप्स होते हैं उनको बनाने के लिए आपका क्या काम आता है, तो बेकिंग सोडा काम आता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो बेकिंग सोडा में क्या है, CO2 मतलब CO3, तो ये जब रिएक्ट होगा किसी माइल्ड एसिड के साथ, किसके साथ, माइल्ड एसिड के साथ, जब ये रिएक्ट होगा तो ये प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, CO2, क्या प्रोड्यूस करेगा, ये CO2 की प्रोडक्शन करेगा। तो CO2 जो हुआ ये क्या करेगा, ये जो भी सब्सटेंस होगा उसको एक तरीके से पफ टाइप का बना देगा, मतलब एक तरीके से जो आपका जो केक है या फिर जो ब्रेड है, ये सब जितनी भी चीज़ें बन रही हैं, तो ये किसकी हेल्प से बन रही हैं, ये बन रही हैं किससे, बेकिंग सोडा की हेल्प से, क्योंकि इसमें CO2 जो जनरेट होती है वो क्या करती है, CO2 जनरेट हो रही है, तो वो जो उसमें आपको गैप दिखते हैं ना, ब्रेड जब आप काटते हो तो उसमें छोटे छोटे होल्स जो बन रहे होते हैं पूरे ब्रेड में, क्या होता है वो क्यों, स्पॉन्जी जो बना हुआ होता है, स्पॉन्जी टाइप का स्ट्रक्चर, वो ड्यू टू दिस CO2, वहाँ पे क्या होता है, CO2 जनरेट होती है। और इसी वजह से बोला ये जाता है कि आपको कम से कम जो ये सब चीज़ें हैं, क्या, ब्रेड या फिर ऐसी चीज़ें कम खानी चाहिए। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न यही है कि उसमें क्या होता है, CO2 जो है वो ज़्यादा होती है, और आपके लिए ज़्यादा CO2 को इनटेक करना हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, तो ठीक है, इसके बाद है, अच्छा हाँ, ये जो आपका बेकिंग सोडा है, ये आपका फायर, जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं वहाँ पे भी यूज़ होता है तुम्हारा, क्या, मतलब एक तरीके से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, यहाँ पे भी आपका ये यूज़ होता है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ये एक बार ये वाला क्वेश्चन आ चुका है कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सा सब्सटेंस यूज़ होता है, तो वो है आपका बेकिंग सोडा। ध्यान रहेगा यहाँ पे, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा, अब इसके बाद है आपका वॉशिंग सोडा। क्या है, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। अच्छा, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या है ये, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, मतलब ये हो गया आपका सोडियम, ये हो गया कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट। आ रही है बात समझ में। और ये क्या है, वॉशिंग सोडा है। तो वॉशिंग सोडा है मतलब जितने भी आपके क्या, जितने भी आपके सोप होंगे, तो सोप में आपको वॉशिंग का काम करना है, तो मतलब सोप में क्या होगा आपका, वॉशिंग सोडा होगा। और दूसरा जो मेन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है वो है परमानेंट हार्डनेस को, किसको, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने का काम भी आता है, क्या, वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो ये जो है इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट वो मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो यूजेस हैं। और इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो है आपका क्या है, क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट, मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक तरीके से मैं इस टॉपिक को बोलूँगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या है ये, आपका इस चैप्टर का हो जाएगा लास्ट टॉपिक। क्या है ये, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो क्या है इसमें, देखो अभी तक हमने अभी रिसेंटली अच्छा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये अलग टॉपिक है। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट पढ़ रहे थे। ठीक है, अब हमारा केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट हो गया खत्म, ये हमारा लास्ट टॉपिक था इसका। लेकिन आपके चैप्टर का एक जो लास्ट टॉपिक है वो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि जैसे अभी हमने ये देखा, क्या देखा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट।
तो यहाँ पे 10H2O ऐड हो रखा है। ऐसे ही जैसे आपने सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, एक तो ये हो गया, ऐसे ही आप बोलोगे CuSO4 5H2O मतलब कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ठीक है। या फिर और भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आप यहाँ पे ये ध्यान दो कि यहाँ पे जो H2O है उसके कितने मॉलिक्यूल हैं किसी एक सोडियम कार्बोनेट के साथ, वो फिक्स है। उससे जब ज़्यादा होंगे तब जाकर के वो ड्राई होगा। आ रही है बात समझ में? मानो कि कोई एक क्रिस्टल है, ये मानो कि कोई क्रिस्टल है, और इस क्रिस्टल में मैंने बोला कि नंबर ऑफ हाइड्रो मतलब जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये फिक्स्ड होंगे, ठीक है, ये फिक्स्ड है। तो जब तक तो ये 10H2O है तब तक तो ये क्या है, ये ड्राई स्टेट में, क्या है, ड्राई स्टेट में, ठीक है। और जैसे ही आप इसमें 10H2O से ज़्यादा कर दोगे, ठीक है, मतलब जैसे इसमें 5H2O से ज़्यादा कर दो या इसमें 10H2O से ज़्यादा कर दो, तो मतलब ये मैंने एक्स्ट्रा कर दिया, तो एक्स्ट्रा करने के बाद ये वेट हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? जब तक उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, जब तक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब वो क्रिस्टल के अंदर है ना, 10H2O क्या उस क्रिस्टल के अंदर है, क्रिस्टल क्या होता है, ड्राई होता है, ठीक है ना। तो ये कैसे होते हैं, ये होते हैं ड्राई। आ रही है बात समझ में? तो जैसे CuSO4 पेंटाहाइड्रेट है, जब आप इसको हीट करोगे तो ये 5H2O रिमूव हो जाएगा और इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो अगर कभी क्वेश्चन ये आ जाए कि एक केमिकल है कोई जिसको आप हीट कर रहे हो, ठीक है, और हीट करने के बाद वो केमिकल सेम ही आपको मिला है बट उसका जो कलर है वो चेंज हो गया है, ठीक है, तो इसका मतलब कि इसमें से कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो रिमूव हो गए। जैसे इसका जो कलर है वो ब्लू होता है, किसका, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का जो कलर है वो क्या होता है, ब्लू होता है। जब आप इसको हीट करोगे तो 5H2O हट जाएगा और ये जो CuSO4 है ये कलरलेस होता है, ठीक है। तो ऐसा, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। इसमें एक जो लास्ट मतलब जो पॉइंट जो आपका बचा हुआ है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बचा हुआ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हुआ, क्या बचा है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, तो ये है आपका CuSO4 सॉरी CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जब आप इसमें ऐड करोगे, क्या मतलब, ये हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, और ये हो गया हेमीहाइड्रेट। तो जब आप इसमें ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे इसमें, हाफ H2O। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, 1/2 H2O है, मतलब 1.5 H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। जब आप इसमें हाफ को जोड़ दोगे तो ये कैल्शियम सल्फेट 2H2O हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो ये जो है ये आपका क्या होता है, ये जो है ये आपका होता है जिप्सम। क्या होता है ये होता है आपका जिप्सम। आ रही है बात समझ में? ये हो गया आपका जिप्सम। अभी ध्यान ये रखो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब आप लोग हल्का सा वाटर के साथ ऐड कर दोगे तो आपका जिप्सम होगा। और जो जिप्सम है ये एक तरीके से क्या होता है, ये हार्ड रॉक होता है। क्या होता है आपका, हार्ड रॉक होता है, ये रॉक लाइक सब्सटेंस होता है ये जिप्सम, ठीक है ना। और इसी का यूज़ हम लोग मतलब कहाँ पे किया जाता है, तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपकी प्लास्टरिंग, मतलब जब किसी को प्लास्टर की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे इसका यूज़ जो है वो किया जाता है। ध्यान ये रखना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है तुम्हारा, CaSO4 मतलब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसका रिएक्शन जब आप कराओगे हाफ H2O के साथ तो आपको मिलेगा जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। तो ये जिप्सम हो गया। और इसका काम क्या होता है, मतलब ये क्या होता है, ये एक तरीके से हार्ड रॉक होता है जिसका डॉक्टर यूज़ करते हैं। मतलब जब हम लोग प्लास्टिंग करवाने को जाते हैं ना, जब किसी का बोन फ्रैक्चर होता है तो वहाँ पर इसका यूज़ होता है। तो ये था आपके लिए पूरा चैप्टर। और आप लोग चाहो तो मैंने कोशिश ये की है कि आप इसका एक तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो कि आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। तो ये अभी भी शायद ठीक है। तो यहाँ पे हमने इतनी सारी चीज़ें जो हैं आज हमने पढ़ी हैं। अगर आप लोग चाहो तो इसको एक स्क्रीनशॉट जो है वो अलग अलग ले सकते हो, ठीक है। एक मिनट, एक तो मुझे इसका सिस्टम ज़रा अच्छे से समझ में नहीं आ रखा है, तो इस वजह से यहाँ से ये स्टार्ट है,
ठीक है, तो अभी आपके सामने मैं इसको पूरा स्क्रॉल डाउन करूंगा और आप इसका चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखो सबसे पहले ये आ गया, ठीक है, इतना पार्ट। इसके बाद फिर हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं इसमें, ये आप लोग चाहो तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा है, तो इसके बाद हमारा ये हो गया, आप लोग चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और मतलब इस तरीके से, और इसके बाद फिर ये हो गया हमारा एंडिंग वाला पार्ट, ये इसका भी आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं हमने अभी अभी पढ़ी हैं और इसमें हमने पूरा चैप्टर जो है वो एक तरीके से रिवाइज कर लिया है। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट आप लोग ढंग से ध्यान रखो, और अगर आपको ये रिवीजन वीडियोस अच्छी लग रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि इसमें बिल्कुल प्रिसाइजली आपको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट मिल रहा है, तो डू शेयर, डू लाइक, और जितना ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो आप लोग करो। हम लोग मिलते हैं अपने नई वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट ऑल द बेस्ट।